आज हम गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, साधारण भाषा में कहें तो गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। आइए पहले हम एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए, पुष्प का एलएस है, ये अर्थात पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का एक चित्र है। तो इसमें देखिए, जो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है इसे हम वाहिदल या सेपल कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और कली की अवस्था में पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। इसके बाद जो इसके अंदर का चक्र होता है उसे हम दल या पंखुड़ी कहते हैं या पेटल कहते हैं। ये प्रायः चमकीले रंग के होते हैं, जैसे लाल, पीले, नीले, गुलाबी इत्यादि रंग के, और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके अंदर का चक्र पुंकेसर या स्टेमन कहलाता है। ये पुष्प का नर जननांग होते हैं। और जो सबसे भीतरी भाग है पुष्प का उसे हम जायांग या पिस्टल कहते हैं। ये पुष्प का जो है मादा जननांग होता है। अब हम यहाँ पर जो है गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जायांग को देखते हैं, जायांग की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जायांग की संरचना है। अब देखिए, जो इसका एक जायांग में जो सबसे निचला भाग होता है ये एक फूला हुआ भाग होता है। इसे हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। जो इसके ऊपर का भाग होता है वो नलिका समान होता है, जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर एक घुंडी के समान रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। और जो प्रत्येक जो ये अंडाशय है, इसके अंदर बीजांडसन या प्लेसेंटा पर एक या अधिक बीजांड या ओवरी लगी रहती है। एक या अनेक बीजांड या ओवरी होंगी इसमें। और जो ये अनेक बीजांड या ओव्यूल होंगे। और जो ये बीजांड है इसे ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब देखिए, हम एक बीजांड या ओव्यूल की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये एक बीजांड या ओव्यूल की संरचना है। इसमें देखिए, प्रत्येक बीजांड एक व्रंत द्वारा बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड व्रंत या फनिकल कहते हैं। और इसके बाद जहाँ पर बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा रहता है, ये देखिए, ये बीजांड व्रंत यहाँ पर बीजांड से जुड़ा है, इसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। और जो प्रत्येक बीजांड है इसमें एक दो या ज़्यादा भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो दिखाए गए हैं, तो इसमें दो अध्यावरण है, दो आवरण होते हैं। जिसे हम जो बाहर का आवरण है इसे हम आउटर इंटेगुमेंट या बाह्य आवरण कहते हैं। और जो अंदर का आवरण होता है इसे इनर इंटेगुमेंट या अंतः आवरण कहते हैं। और दोनों अग्रभाग में इसके ये दोनों आवरण आपस में जुड़े नहीं रहते, तो यहाँ पर एक छिद्र सा बन जाता है, जिसको हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। और जो ये सिरा है, जो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की ओर का सिरा है, इसको हम माइक्रोपाइलर पोल या बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों बीजांड द्वार हैं इसके अंदर की ओर एक पोषक ऊतक होता है। ये देखिए, ये पोषक ऊतक, इसे हम बीजांड काय या न्यूसिलस कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। ये देखिए, ये भ्रूणकोश है, इसे एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। और यही मादा युग्मकोद्भिद होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसकी संरचना का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। और जो बीजांड काय का जो आधार भाग होता है, ये इसे हम जहाँ से ये आवरण निकलते हैं उसे हम चलेजा या निभाग कहते हैं। तो ये एक बीजांड की संरचना है। अब हम इसमें देखेंगे गुरु बीजाणु जनन। देखिए, जो ये बीजांड के बीजांड काय में प्रायः एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें देखिए, ये चित्र देखते रहिए। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये द्विगुणित होती है, ये 2n होती है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है पहला, और ये दो भागों में बढ़ती है। और फिर इसमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये 2 से फिर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और ये प्रत्येक गुरु बीजाणु अगुणित होता है, इसमें n नंबर ऑफ गुणसूत्र होंगे। और ये एक 4 के क्रम में एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस क्रम को हम गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब देखिए, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
और एक ही गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, एक ही गुरु बीजाणु जीवित रहता है। तो इस प्रकार के गुरु बीजाणु के विकास को हम एक बीजाणुक विकास कहते हैं। और यही गुरु बीजाणु जो है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के रूप में विकसित होता है। अब देखिए इसमें आगे जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोष के रूप में विकसित होगा। अब देखिए जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा में बढ़ जाता है और इसमें दो केंद्रक बनते हैं और दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसमें पुनः विभाजन होगा, अब 2 से 4 केंद्रक बन गए और पुनः विभाजन होगा, फिर इसमें 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब ये जो 8 केंद्रक है इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, माइक्रोपाइलर पोल की ओर और 4 केंद्रक कैलेजा केंद्र की ओर चले जाते हैं होते हैं कैलेजा केंद्र की ओर कैलेजा पोल की ओर होते हैं। और इसमें से अब दोनों ओर से माइक्रोपाइलर पोल की ओर से और कैलेजल एंड की ओर से एक एक जो केंद्रक है वो जो है आपके भ्रूण कोष के मध्य में आकर द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसका चित्र हम जो भ्रूण कोष बन गया इसका हम विस्तृत चित्र देखते हैं। ये भ्रूण कोष और एम्ब्रियो सेक का ये विस्तृत चित्र आ गया है। इसमें देखिए आप जो कैलेजल एंड की ओर जो 3 वो होते हैं केंद्रक होते हैं वो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं। जो भ्रूण कोष के मध्य में केंद्रक होते हैं ये 2 केंद्रक होते हैं, ये 2 केंद्रक जुड़ जाते हैं और ये ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसे द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। और जो आपके जो ये बीजांड द्वार की ओर के जो 3 केंद्रक हैं ये इनमें से जो एक केंद्रक अंड या एग बनाएगा और बाकी 2 केंद्रक सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स बनाते हैं और इन तीनों को मिलकर हम अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं। इस प्रकार आप देखिए ये जो भ्रूण कोश है इसमें हमारी 7 कोशिकाएं होती हैं। देखिए 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एक ये ध्रुवीय केंद्र के द्वितीय केंद्र की कोशिका हुई और एक अंड और 2 सहायक कोशिकाएं, कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं होती हैं। परंतु इसमें 8 न्यूक्लियस होंगे, इसमें 8 न्यूक्लियस होंगे, 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाओं के न्यूक्लियस और 3 जो है अंड उपकरण में न्यूक्लियस हुए और ध्रुवीय केंद्रक में 2 न्यूक्लियस होते हैं। इस प्रकार एक आवृत्तिविची भ्रूण कोष जो है वस्तुतः यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत होता है परंतु वस्तुतः वह 7 कोशिकीय होता है। इस प्रकार आज ये बीजाणु जनन के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।